केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है और आप सभी लोग चाहते हो वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन करना, वो भी केमिस्ट्री के लिए। 3 वन शॉट वीडियो रहेंगे। पहले में कवर अप करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक और लास्ट में हम लोग कवर अप करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टायर पोर्शन आप लोग का कवर अप होने वाला है बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हर एक चीज को मैं बेसिक से आप लोग के लिए कवर अप कराऊंगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ये पूरा वन शॉट वीडियो है केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के थ्रू आप लोग के लिए कवर होने वाला है, तो ईमानदारी से हर एक चीज को समझते हुए देखिएगा। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। बाय द वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्यारा कंटेंट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग आने वाले टाइम पे बोर्ड्स और सीयूटी दोनों का आता रहेगा। अब आप कहोगे भैया क्या मॉक टेस्ट में इस बार भी कोई ऑफर दे रहे हो? जी हाँ, अगर आप केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट लेना चाहते हो जिसके थ्रू 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की टेंशन को दूर करना चाहते हो, तो इस मॉक टेस्ट के साथ प्रिपेयर कर लेना, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 499 में नहीं, 99 रुपीज में। कोड क्या यूज करना है? कोड यूज करना है आप लोग को जकी 99। तो रखते बातों को साइड में, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक वीडियो। इसमें मैंने पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक को एक्सप्लेन करा है और बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर पहले हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को कंप्लीट करेंगे, फिर डीएनएफ की थ्योरी को देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ ऑब्जर्व करेंगे, और फिर एंड में वीडियो के आपके साथ क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसके साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जो कंटेंट मिल रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं निपुण नैयर रिप्रेजेंटिंग टेस्ट कोच पावर्ड बाय एस्चन यहां पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आ रहा हूं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, बिल्कुल भी मत हिलिएगा। बिल्कुल शुरू कर रहा हूं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की। चैप्टर बहुत ही प्रिसाइज है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, साथ में स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि कोरली थ्योरेटिकल चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? अगर हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो एक ल्यूइस बेस और ल्यूइस एसिड के बीच में बनता है, जब ल्यूइस बेस अपना पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ल्यूइस एसिड के साथ शेयर कर देता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में जानने से पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दिखते कैसे हैं ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। स्ट्रक्चर बना, इसमें हर एक की सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले ये मेटल है जो कि आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ये कितने भी नंबर में हो सकते हैं। ये नॉन मेटल है, ये भी आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। ये भी कितने नंबर में हो सकते हैं। उसके बाद ये है कोऑर्डिनेट स्फीयर। कोऑर्डिनेट स्फीयर का मतलब क्या है? ऐसी एंटिटी जिसके अंदर हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नजर आएगा, इररिस्पेक्टिव स्पीशीज पे क्या चार्ज है। इस कोऑर्डिनेट स्फीयर को हम लोग पॉजिटिव चार्ज में भी देख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज में भी दे सकते हैं, जीरो चार्ज में भी। जनरली इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एनायन जुड़ा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो कैटायन जुड़ा होगा, और न्यूट्रल चार्ज होगा यानी जीरो चार्ज होगा तो शायद कुछ भी ना जुड़ा हो। कोऑर्डिनेट स्फीयर में आपको नजर आते हैं मेटल जिस पर चार्ज ना हो तो न्यूट्रल है, और चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। वहीं पर हमें नजर आ रहे हैं लीगेंड्स। लीगेंड्स एक टाइप के भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। अब सर लीगेंड क्या है? तो लीगेंड हमारे लिए है ल्यूइस बेस, जिसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। अब यहां पर ल्यूइस बेस जो कि लीगेंड्स की बात कर रहे हैं हम, बड़े सारे तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन समझें तो पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज।
लिगेंड्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल। दूसरा क्लासिफिकेशन है पेयरिंग करने की एबिलिटी, जहां पर हम इनको बोलते हैं एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स। तीसरा क्राइटेरिया है डेंटिसिटी का, यानी कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बना सकते हैं। एज यूनिडेंटेट एक बना पाएंगे, बाइडेंटेट 2 बना पाएंगे, ट्राइडेंटेट 3 बना पाएंगे, और ऐसे ही हमने लिख लिया पॉलीडेंटेट तो n नंबर बना सकेंगे। अब ये हमारी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के बाद हम कोऑर्डिनेट स्फीयर पर वापस आते हैं। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर भी 2 तरीके से हो सकते हैं। वन इज होमोप्लेटिक एंड सेकेंड इज हेट्रोप्लेटिक। जब आप होमोप्लेटिक की बात करते हो तो एक ही टाइप के लिगेंड्स मिलेंगे, और जब आप हेट्रोप्लेटिक की बात करते हो तो मोर देन 1 टाइप का लिगेंड मिलेगा। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा हमें पता होने चाहिए वर्ड्स जैसे कि प्राइमरी वैलेंसी। इस प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग बोल सकते हैं एज ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी तरह से सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितना हमारे पे इंडिविजुअली मेटल पर चार्ज है वो प्राइमरी वैलेंसी होगी मेटल की, और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना रहा है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी होने वाला है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक से टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। अब इस चैप्टर में बढ़े तो सबसे पहले हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए हमारे पास थ्योरीज आती हैं। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं और तीनों थ्योरीज में से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यहां पर हर एक पॉइंट वो डिस्कस करूंगा जो आपके लिए पेपर स्पेसिफिक है। इसी के साथ साथ कैसे एक कंपाउंड का नाम लिखना है यानी नॉमेनक्लेचर, और किस तरीके के आइसोमर्स वो पोजेस कर सकता है, वो सारी की सारी बातचीत यहां पर होगी। इसके अलावा एक लिगेंड है जो कि ज्यादा स्ट्रेंथफुल बॉन्ड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं CO यानी कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल के साथ जब मेटल का बॉन्ड बनता है हम उसको बोलते हैं मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड। तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की। ध्यान से बात को समझिएगा। वर्नर्स थ्योरी बड़ी ही सिंप्लीफाइड थ्योरी है। इनफैक्ट ये थ्योरी सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है एक बात के ऊपर कि हमारे पास अगर कोई हेलोजन है तो वो हेलोजन ने कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड बनाया हुआ है या कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा तो इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन सेकेंडरी वैलेंसी, वाइल अगर उसने आयोनिक बॉन्ड बनाया होगा तो इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन प्राइमरी वैलेंसी। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया गया। यहां पर एक कंपाउंड लिया गया, 1 मोल 1 मोल ऑफ CrCl3.3H2, और इसको ट्रीट करा गया एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ। भाई मुझे जितना चाहिए उतना मैं इस्तेमाल कर लूंगा, और ऑब्जर्व किया गया कि भैया 1 मोल AgCl प्रोड्यूस हुआ। बताइए ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो इतना सा क्वेश्चन, इतनी सी ऑब्जर्वेशन मल्टीपल तरीके से की गई और मल्टीपल एग्जाम्पल्स बना लिए गए, जिससे कि हम बता सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। अब क्वेश्चन को जरा समझते हैं और बचपन की एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक फंडामेंटल था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ तभी होती है जब आयंस इंटरचेंज हो, पढ़ा होगा।
तो यहां पर अगर मैं बोलूं मैंने एक्सेस ऑफ AgNO3 लिया है और मुझे 1 मोल AgCl मिल रहा है, तो डेफिनेटली इस AgNO3 में से NO3 ने सिर्फ एक Cl को एक्सचेंज करा है। यानी अगर मैं यहां पर रिएक्शन लिखूं CrCl3.3H2O प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस CrCl2.NO3.3H2O, तो बाकी कुछ बदला नहीं, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक Cl इंटरचेंज हो गया NO3 से। और जब एक Cl NO3 से इंटरचेंज हुआ है तो मैं बोल सकता हूं 1 Cl is showing ionic bond while all others, यानी 3 H2O और 2 Cl are showing 3 H2O और 2 Cl are showing कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके लिए जो स्फीयर है वो स्फीयर कुछ इस तरीके से है, CrCl2.H2O होल थ्राइस ब्रैकेट क्लोज, Cl बाहर। ये आपके लिए कोऑर्डिनेट स्फीयर है। और इसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो 2 + 3 = 5। और वहीं पर अगर हम इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालने की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी जब आप निकालेंगे वही ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेथड से x मानकर, तो ये आएगी +3। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बता सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी भी बता सकते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी बता सकते हैं, जो कि सामने सामने आपके पास दिख रही है। तो ये वर्नर्स थ्योरी है। वर्नर्स थ्योरी के बेसिस पे एक आध क्वेश्चन देखते हैं जहां पर आपको बोला गया कि मैंने एक्सेस में AgNO3 लिया और AgCl के इतने मोल्स प्रेसिपिटेट हुए जब मैं इसका एक एक मोल ले रहा हूं। तो बताइए हमारे पास कंपाउंड कौन है या सेकेंडरी वैलेंसी कौन है। तो जब 2 मोल Cl के निकले तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 हो गई, फिर 2 मोल्स हमारे Cl के निकले, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई, कोई मोल नहीं निकला इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी 6, एक मोल निकला सेकेंडरी वैलेंसी 6, कोई मोल नहीं निकला सेकेंडरी वैलेंसी 4 है। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू लेवल पर भी और 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर भी, कि आप वर्नर्स थ्योरी के एट्रीब्यूट समझाइए और फिर उसको आगे एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए जल्दी से इसको, फिर आगे लेके चलते हैं चीजों को। चलिए अब इससे आगे हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कंपाउंड्स आइसोमर दिखाते हैं और आइसोमर को भी क्लासिफाई करते हैं वेरियस कैटेगरीज में। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। क्वेश्चन बहुत बार बनता है स्ट्रक्चरल आइसोमर पर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में देखें तो हमारे पास 4 टाइप के आइसोमर्स दिखाई देते हैं: लिंकेज आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर और कोऑर्डिनेशन आइसोमर। वहीं पर सेकेंड कैटेगरी जब हम देखेंगे तो स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो एक एक करके बातचीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा हर एक चीज पर। बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिंकेज आइसोमर की बात करें, हमारे पास एम्बिडिएंट लिगेंड्स होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक हेड होते हैं लेकिन एक टाइम पर एक ही एक्टिव होता है। तो मैं अगर यहां पर एग्जांपल लिखूं, सपोज मैंने लिखा CrCnCl3। अब इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो Cn है वो है एम्बिडिएंट लिगेंड। तो यहां पर जो लिंकेज है वो अगर C की तरफ से हो और N की तरफ से हो तो ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स दिख रहे हैं। इसलिए ऐसे आइसोमर्स जिसमें एम्बिडिएंट लिगेंड अपने लिंकेज को बदल ले वो कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स। सेकेंड बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये स्पेशल आइसोमर्स हैं, ये तभी दिखाई देंगे जब आपको 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन और एनायन में बने हुए नजर आएंगे। सपोज मान लेते हैं इनका मेटल है X और इनका मेटल है Y और यहां पर लिगेंड L1 लगा हुआ है, वहां पर लिगेंड L2 लगा हुआ है। अब यहां पर जो ये X है जो L1 लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है वो L2 के साथ बनाने लग जाए और Y
L1 के साथ। तो ये दोनों आपके लिए आइसोमर्स होंगे, कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। इसी के आगे अगर हम लोग बात करें तो आयोनाइजेशन आइसोमर, हमारे पास ऐसे लिगेंड्स हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, जिनको हम बोलते हैं एनायनिक लिगेंड्स। दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज टू बिहेव लाइक लिगेंड। तो अगर मैंने यहां पर लिखा Cr, Cl3 और Br, तो भाई ये Br आज आयोनिक बॉन्ड में है और Cl जो सा है वो लिगेंड बना हुआ है, लेकिन Cl माइनस आयोनिक बॉन्ड बना सकता है और Br लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। तो जब आयन लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाए और लिगेंड आयन की तरह, ऐसे टाइप का आइसोमर दिखाई देता है एज आयोनाइजेशन आइसोमर। सेम चीज अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हो जाए तो हम नाम देते हैं सॉल्वेट आइसोमर, यानी अंदर का न्यूट्रल लिगेंड बाहर जाकर मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेट बना ले और बाहर का एनायन अंदर आकर लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाए, तो ये कहलाएगा सॉल्वेट आइसोमर। तो ये चारों हमारे लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसके बाद हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। तो जहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अक्सर पेयर में मिलते हैं। क्योंकि ये पेयर में मिलते हैं, ये पेयर हैं सिस एंड ट्रांस के और फैकेनमर के। एक छोटा सा पॉइंट माइंड में रखिएगा, एक कंडीशन माइंड में रखिएगा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 मेजर दिखाई देता है। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपके पास दो लिगेंड्स एक टाइप के, दो लिगेंड्स दूसरे टाइप के होंगे, यानी पेयर्स में होंगे। अगर आपको ऐसा पेयर दिखाई दे रहा है तो ये सिस एंड ट्रांस पक्का दिखाएगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो इसमें 2,4 आपको नजर आएगा, फिर दोबारा से आप सिस एंड ट्रांस पक्का दिखाएंगे। अब जब ये अलाइनमेंट है, हमें कैसे पता चलेगा ये सिस है या ट्रांस है? तो यहां पर एग्जांपल्स में बात को समझिएगा। इफ योर सेम लिगेंड्स आर एट 90 डिग्री, ये ना मुझे ऐसे 90 लग रहा है, तो ये सिस है। इफ दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, यानी 180 डिग्री, तो ये मुझे ट्रांस नजर आएगा। सेम वे जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेंगे तो सिर्फ उन दो लिगेंड्स को देखिएगा, बाकी चारों को मत देखिएगा। दो लिगेंड्स 90 डिग्री पे सिस और 180 डिग्री पे तो ट्रांस। ऐसा ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर पेयर में दिखाई देता है फैकेनमर के नाम से, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? उनका 3-3 का एक पैटर्न होना चाहिए, यानी 2-4 का पैटर्न है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो सिस एंड ट्रांस 3-3 का है तो सिस एंड ट्रांस नहीं माना जाएगा, वो माना जाएगा फैकेनमर। और देखने का सबसे आसान तरीका है फेस बनना, यानी 3 एक जैसे एक साथ अलाइन होंगे तो फेसियल यानी फैक, और नहीं होंगे तो मेरेशनल यानी मर नजर आएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलने वाले, अदरवाइज मिलेंगे और सिर्फ दिखाई देंगे। इसके बाद बात आती है ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो जब आप ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशन होती है कि हमारे लिए उनका जो अरेंजमेंट है वो इस ढंग से होना चाहिए कि मैं अगर उसकी एक मिरर इमेज बनाऊं तो वो मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं हो। अगर वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस बना रहे हैं तो दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और पर्टिकुलरली वो कहलाते हैं एनांशियोमर्स। लेकिन अगर वो सुपर इंपोज हो जाते हैं तो भैया वो एनांशियोमर्स नहीं हैं, वो एक दूसरे के आइसोमर्स भी नहीं है। इवन अगर आप इस एग्जाम्पल में देखिए, हमारे पास यूनिक लिगेंड्स नहीं है, बट हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देता है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं हो रहे। इस वजह से हम ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, जहां पर एक लाइट को क्लॉकवाइज डेविएट कर सकता है तो दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डेविएट कर सकता है। जल्दी से इसको रीड करेंगे फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर अगर हम लोग आए तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारे एजम्पशंस पे बनी थी, बट स्टिल
जब हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता चला तो हमने बहुत सारे बातचीत, इवन मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह के बारे में भी बहुत सारी बातचीत सामने रख सके। हालांकि वो जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज हमारे लिए क्वांटिटेटिव मेजर्स में नहीं थी, जिसको आगे चलकर जब हमने अगली थ्योरी सीखी उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव मेजर्स को जोड़ दिया, लेकिन इनिशियल स्टेज पर इसने क्वांटिटेटिव मेजर्स नहीं दिए थे। फिर भी कुछ की पॉइंट्स हमारे माइंड में जरूर होने चाहिए। मान लेते हैं मैं एक ऐसे स्फीयर की बात कर रहा हूं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 का, तो भैया उसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो DsP2 निकलेगी या तो sp3 निकलेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, फिर दोबारा से उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d या dsp3 नजर आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो sp3d2 या d2sp3 नजर आएगी। अदरवाइज सिंगल नाम है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर रहेगा। इसके साथ साथ एक एग्जम्पशन को माइंड में लेकर चलना है कि हमारा अगर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो भैया वो पेयरिंग करवा सकता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। पेयरिंग करवाने का कैरेक्टरिस्टिक्स हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, और कौन सा लिगेंड हमने स्ट्रॉन्ग मानना है, कौन सा लिगेंड हमने स्ट्रॉन्ग नहीं मानना है, वो हमें लॉजिकली CFT ने समझाया था एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बट एटलीस्ट 4 को तो माइंड में रखिएगा, CO, CN, इथाइलिन डायमीन और NH3। जहां ये चारों नजर आ गए भैया ये पेयरिंग करवा सकते हैं, बाकियों की बात नहीं करेंगे। तो यहां पर एक एग्जाम्पल से थ्योरी को समझते हैं और फिर इसी एग्जाम्पल से बाकी सारों के VBT लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले है CONH3 होल 6 चार्ज 3+। देखो कैसे लिखूंगा मैं यहां पर। तो CONH3 होल 6 चार्ज 3+ की बातचीत शुरू करते हैं। इसमें मुझे कोबाल्ट नजर आ रहा है, कोबाल्ट, लेकिन मैं कोबाल्ट के रेफरेंस पे नहीं लेकर चलूंगा, मैं इसको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर लेकर चलूंगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए मैंने इसको X माना, +6 टाइम्स ऑफ Y माना इक्वल्स टू +3, X + 0 इक्वल्स टू +3, तो X की वैल्यू आ गई +3। यानी यहां पर कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट 3+ है। इसी के साथ साथ हम इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि आप यूनिडेंटेट हो और वो कितने हैं, 6 हैं, तो हमारे लिए 1 × 6 यानी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब यहां पर क्योंकि अमोनिया है, मैंने आपको याद करवा रखा है, आपने इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मानकर चलना है, यानी इसको जरूरत पड़ी तो ये पेयरिंग करवा लेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले CO3+ पे पहुंचने के लिए तो सबसे पहले मैं CO लिखूंगा, एटॉमिक नंबर 27 होता है, याद रखिएगा। और यहां से मैं कोबाल्ट 3+ पर आया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। अब इसको रीअरेंज करके लिखें तो 3s2 3p6 3d6 4s0 4p0 4d0। अब रीअरेंजमेंट के बाद जरा हम बॉक्सेस बना लें, क्योंकि हमारे मैग्नेटिक ऑर्बिटल बॉक्सेस से रिप्रेजेंट होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में दिखाते हैं। तो यहां पर 3s2, फिर 3p6, इसी तरीके से 3d6, फोर एस 0 4p0 4d0। अब क्योंकि हमारी पेयरिंग होगी तो इसको हम लोग आफ्टर पेयरिंग लिख लेते हैं। आप तो एज इट इज रहेंगे, आपको बनाऊं या ना बनाऊं एक ही बात है। आप ऐसे रहेंगे और आप में जब पेयरिंग होगी आप उठकर यहां आए और कहीं ना कहीं आप इस तरीके से, और आप खाली आप खाली। अब मुझे पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मुझे 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, 2 3 और
3 6, तो मेरे लिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगी। 6 ऑर्बिटल्स आपस में आ गए खाली वाले, और हर एक ऑर्बिटल के अंदर अमोनिया अपना पेयर लेकर आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो होगी स्क्वायर बाय पिरामिडल। और इसको हम लोग स्ट्रक्चर में बनाएं तो CO, एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, तीसरा अमोनिया, चौथा अमोनिया, पांचवा अमोनिया और 6th अमोनिया। और हमारे पे ओवरऑल चार्ज जो सा है वो दिखाई देगा एज 3+ का। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कुछ बताते हैं। इसके साथ हमने कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी जोड़ दिया, जो कि था हमारे लिए मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो मैं साइड में अलग कलर से लिख देता हूं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका फॉर्मूला होता है √n × n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखे तो भाई कोई है ही नहीं, तो n की वैल्यू 0, इसलिए म्यू की वैल्यू 0, और जहां म्यू की वैल्यू 0 वहां पर आप क्या है, डायमैग्नेटिक। तो ये तो डिटेल्ड मैनर था किसी भी चीज को रखने का, देखने का, ऑब्जर्व करने का। इससे शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है कि भाई ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, क्यों? तो भाई पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डायमैग्नेटिक इसके लिए है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक स्पीशीज दे दिया, बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के तौर पर आप बातचीत करते हैं। माइंड में रखिएगा जो पिछली स्लाइड में दिखाया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या तो DsP2 या sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D2sp3 या sp3D2 एंड लाइकवाइज। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातचीत है जो आपने रीड करनी है। यहां पर आपको बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पता चलता है कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम कौन से हाइब्रिडाइजेशन को पोजेस कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार इसको रीड कर रहे हैं। द क्रिटिकल स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक डेटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मेटल्स of the first transition series reveals some complications. For metal ions up to 3 electrons in d orbitals like Ti3+, V3+, or Cr3+, 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p orbitals. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities are similar. ठीक है? When more than 3d electrons are present, the required pair of 3d orbitals for octahedral hybridization is not directly available. Thus, for d4, d5, d6 cases, a vacant pair of d orbitals results by pairing the 3d orbital, which leaves to 1 and 0 unpaired electrons respectively. The magnetic data agree with maximum spin pairing in many cases, स्पेशली विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग D6। तो भाई हमारे पास जैसे D में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यानी हमारी कंडीशनल पेयरिंग हो सकती है तो करवाएंगे, नहीं हो सकती D1, D2, D3 के केसेस में तो नहीं करवाएंगे। यानी तभी मैंने वर्ड्स बोले कि ये अगर जरूरत पड़ी तो पेयरिंग करवाएंगे, अदरवाइज पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो यहां पर हमारे लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसी चीज के साथ साथ हम इसको भी फर्दर अपने एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। जल्दी से 1 मिनट लगाकर रीड करेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रीड कर सकते हैं। अब इससे आगे हमारी लिमिटेशंस जो कि मैंने पहले ही डिस्कस करी, बहुत सारी अजम्पशंस को लेकर चले थे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने करा ही नहीं था, हम सिर्फ एजम्पशन के बेसिस पे बता रहे थे, हां भाई तुम पैरामैग्नेटिक हो, हां तुम डायमैग्नेटिक हो। लेटर ऑन स्टेज पर हमने चीजों को जोड़ा था। इवन हमने कलर्स के बारे में भी नहीं बताया था। तो इन पॉइंट्स पर आपका रीजन असर्शन बन सकता है। दिस इज मस्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर रीजन एंड असर्शन। देख लीजिए जल्दी से, कोई भी चीज स्किप या मिस नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की, जिसका नाम है CFT। बिल्कुल ही
क्रिस्प टर्म्स में ये थ्योरी को आपने समझना है और इससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताता है कि हम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हैं हमें उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल मानकर पढ़ना चाहिए। यानी जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसको मानिए सेंटर पे रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज, और जो लीगेंड्स उसके साथ जुड़ने आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं उनको मानिए पॉइंट चार्जेस। फिर चाहे वो लीगेंड एनायनिक हो, कैटायनिक हो या न्यूट्रल। इसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी CFT को दो कोऑर्डिनेशन नंबर्स पे डिवाइड करिए या क्लासिफाई करिए एज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को जब हम पढ़ेंगे तो हम उनको बोलेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे उनको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इतना सा रीड कर लेते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट सी बातचीत सामने आती है। यहां पर बोला जाता है कि जो हमारे लीगेंड्स हैं वो जो अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल के पास, दे आर ब्रिंगिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। उनकी एनर्जी कितनी ज्यादा है या उनकी एनर्जी कितनी कम है ये डिपेंड करती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर। यानी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हायर साइड पे अरेंज्ड है उसकी एनर्जी ज्यादा है और जो लोअर साइड पे अरेंज्ड है उसकी एनर्जी कम है। अब ये एनर्जी का क्या बिहेवियर है? तो जब हमारे लीगेंड्स सेंट्रल मेटल को अप्रोच करते हैं दे ब्रिंग अप एनर्जी, एंड वंस दे ब्रिंग अप एनर्जी उन्होंने हमारे डी ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करना है। डी ऑर्बिटल्स वो एनर्जी गेन करके स्प्लिट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्प्लिट करने का तरीका अलग रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्प्लिट करने का तरीका अलग रहेगा। मैं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बेसिस पे सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, फिर चेंजेस बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बिहाफ पर जब मेरे पास 6 लीगेंड्स आए, दे ब्रिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ने डीडी स्प्लिटिंग करनी ही करनी है, और डीडी स्प्लिटिंग जब होगी तो आपके 3 ऑर्बिटल्स T2G 3 ऑर्बिटल्स नीचे रहेंगे और 2 ऑर्बिटल्स EG ऊपर रहेंगे। T2G और EG dxy dyz dzx T2G के रेफरेंस से नाम दिया जाएगा और dx2 y2 और dz2 EG के रेफरेंस से नाम दिया जाएगा। ये G स्क्रिप्ट हमारे जनरली कॉन्फ़िगरेशंस के लिए लिखा जाता है। अब जब ये स्प्लिटिंग हुई, लीगेंड्स आ रहे हैं, वो एनर्जी लेकर आए, आपने स्प्लिट होना ही होना है। हम टेस्ट करेंगे कि ये जो एनर्जी है क्या मेरी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, क्योंकि आप जो एनर्जी लेकर आए हो स्प्लिट करवा दिया, लेकिन वो एनर्जी अगर मेरी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में पड़े थे वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं आपके एक दूसरे के अंदर शेयर तो होने। वो शेयरिंग अगर सामने से आने वाली एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग करवा देगी और कम है तो पेयरिंग नहीं करवाएगी। मतलब मेरे पास मान लो डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं इतनी ज्यादा सफिशिएंट एनर्जी लेकर आया कि पेयरिंग हो जाएगी, तो नीचे ही ऑर्बिटल्स में पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, क्योंकि डी में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे 4 ऑर्बिटल्स में, यहां नीचे सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन आए और चौथा बनता तो ऊपर वाले का लेकिन नीचे आएगा क्योंकि मेरे पास पेयरिंग एनर्जी है। लेकिन वहीं पर मैं अगर पेयरिंग एनर्जी नहीं लेकर आ पाया, यानी मैंने उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर आया, मैंने स्प्लिटिंग तो करवा दी बट पेयरिंग नहीं करवा पाऊंगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आएंगे। इसके साथ साथ कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हमें देखना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमने वाई एक्सिस के अलोंग एनर्जी बनाया है। 5 लाइनों का मतलब है ये मेरे 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है। आप एनर्जी लेकर आए, हमारी एनर्जी बढ़ी, लेकिन हम उस एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाए, हमारे बीच में स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग होने के बाद जो एक एवरेज एनर्जी है उसको हमने बेस सेंटर बोला, उससे ऊपर 2 और उससे नीचे 3, और ये इस तरीके से अरेंज हुआ। जल्दी से रीड कर रहे हो? इसके साथ साथ यहां पर ये पेयरिंग का फंडामेंटल है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत मैटर भी करते हैं, क्योंकि क्या बोला जाता है कि मान लीजिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE की वैल्यू गिवन है और आप उस वैल्यू से ज्यादा एनर्जी लेकर आए तो पेयरिंग हो जाएगी, कम लाए तो पेयरिंग नहीं होगी।
इवन ये डेल्टा नॉट भी हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि इसी का रिलेशन हम आगे चलकर टेट्राहेड्रल में भी देखें। तो ये ऑक्टाहेड्रल की बातचीत है। अब टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग उल्टी हो जाती है, ऊपर T2G आ जाते हैं और नीचे EG, बट हम G नहीं लगाएंगे, टेट्राहेड्रल में G नहीं लगता, तो T2 ऊपर रह जाते हैं और E नीचे आ जाता है, यानी 3 ऊपर रह जाते हैं और 2 नीचे आ जाते हैं। इवन इसके बेस सेंटर की एनर्जी को हम डेल्टा T बोलते हैं, और डेल्टा T की वैल्यू डेल्टा नॉट के कंपैरिजन में कम होती है। इवन टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग तो होती है, लेकिन पेयरिंग रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है, तो यहां पर पेयरिंग का फंडामेंटल नहीं आता। तो क्वेश्चन बन सकता है डेल्टा नॉट की वैल्यू देकर डेल्टा टी की वैल्यू निकालने को बोला जाए, इस बार के सैंपल पेपर में भी है, और लाइकवाइज ये बातचीत हो सकती है। अब यहां पर ऐसा थ्योरी पढ़ने से हमें बेनिफिट क्या मिला? हमें बेनिफिट मिला, हमें 2 लेयर्स मिले, हमें 2 ऑर्बिटल्स मिले, जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन करता तो बाहर निकल जाता था, लेकिन अब एक इंटरमीडिएट लेवल मिलने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, लेकिन अभी भी हायर ऑर्बिटल में जाएगा, एटम से बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भाई इन्होंने एक कलर की एनर्जी को गेन करा, तभी ये बाकी कलर की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इंपार्टिंग ऑफ कलर का कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। और कलर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक व्हील बनाया है। इस व्हील को माइंड में रख लो तो 90% क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं कि भाई जोन सी लाइट इंसिडेंट होगी, सामने से उसके अपोजिट लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये जीबीवी रॉय से बना हुआ है, जीबीवी रॉय विबग्योर से निकला है, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड वगैरह वगैरह। तो उसके बिहाफ पर ये कलर कॉम्प्लेक्स हैं और कलर के बेसिस पे ही कॉम्प्लीमेंट्स बन रहे हैं। तो जल्दी से इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब इससे आगे अगर हम लोग बात करें तो हमें आपके पूरे के पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नाम लिखना आना चाहिए, लाइकवाइज नाम से चीजों को लेकर चलना चाहिए। तो जब नाम लिखने के पैटर्न की बात आती है तो हम इन पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमें अगर नाम दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखना है, और फॉर्मूला दिया जाए तो नाम कैसे लिखना है। पहले अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला बड़ा शॉर्ट हैंड टूल है, इसको अगर हम लोग लिखना है तो सेंट्रल एटम सबसे पहले, फिर लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड इज लिस्टेड व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, इन फैक्ट इट इज लिस्टेड अल्फाबेटिकली। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसको अगर हम एक एग्जांपल से लेकर चलें तो मेरे लिए सपोज यहां पर अगर मैं लिखूं तो मेरे पास एक कंपाउंड दे दिया जाए और मैं उसका नाम लिखता हूं, तो मेरे लिए मतलब नाम से मैं कंपाउंड बनाता हूं, तो मेरे लिए सपोज कोई भी एग्जांपल चलो अभी हम आगे ले लेंगे और उसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये सेम रूल्स, आप एक बार रूल्स रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी तरीके से अगर हमारे को कोई स्फीयर दे दिया जाए उसका नाम लिखना है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट माइंड में रखना है। तो नॉमेनक्लेचर किस तरीके से लिखा जाएगा, मुझे सबसे पहले बाहर के कैटायन का नाम लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट का, फिर एनायन का। कैटायन का नाम इररिस्पेक्टिव कितना भी नंबर है एक ही नाम आएगा, यानी सोडियम है Na3 है तो भी सोडियम, Na5 है तो भी सोडियम। स्क्वायर ब्रैकेट में मैं पहले नाम लिखूंगा लिगेंड का विद देयर नंबर और फिर बाद में नाम लिखूंगा मेटल का, लेकिन मेटल का नाम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आएगा। इवन स्क्वायर ब्रैकेट पे अगर कुछ चार्ज है तो चार्ज पॉजिटिव या 0 है तो एज इट इज, नेगेटिव चार्ज है तो मेरा नाम एंड करेगा 8 से। तो कुछ टेक्निकल सी चीजें हैं जो कि आप देखेंगे, फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर इनकी बातचीत कंप्लीट करूंगा। जल्दी से एक बार रीड करते हैं। The name of coordination compounds are derived by the following principle of additive nomenclature. Thus, the group that surrounds the central atom must be identified in the name. They are listed as prefix to the name of the central atom along with any appropriate multipliers. The following rules are designed. तो cation is named first in both positively and negatively charged cations, यानी ये cation कौन सा है, मेटल बाहर वाला। उसके बाद लिगेंड्स का नाम आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ। नेम्स ऑफ एनायनिक लिगेंड वुड एंड विद O, यानी नाइट्राइडो, क्लोराइडो वगैरह वगैरह। वहीं पर न्यूट्रल और कैटायन का सेम लिखा जाता है, कुछ का स्पेशल नाम है।
इसके अलावा लिगेंड्स को प्रीफिक्स के साथ चलना है। भाई तुम्हारे नाम में पहले से बाय ट्राई टेट्रा है तो बिस ट्रिस टेट्राकिडस लगेगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाएगी, साथ में कॉम्प्लेक्स में जो अगर कैटायन वगैरह का नाम है तो सेम रहेगा, एनायन होगा तो 8 आएगा। तो डेफिनेटली इसके एग्जाम्पल मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूं। इसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल पहले करवा दूं मेटल कार्बोनाइल का, फिर उसके बाद इस पे वापस आऊंगा, नॉमेनक्लेचर का एग्जाम्पल मैं बिल्कुल करवाऊंगा। अब बात करते हैं मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग की। तो मैंने बोला जहां पर CO होगा, इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर देन वन बॉन्ड। हालांकि बनाता एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट बॉन्ड ऑर्डर 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी ये पार्शियल पाई बॉन्ड दिखाने की कोशिश करता है कोऑर्डिनेट सेंस में, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। और इसी में हम लोग सारी के सारे पॉइंट्स में बात कर सकते हैं। जितने ज्यादा कार्बोनाइल लगे होंगे एक स्ट्रक्चर में, उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, और यही पॉइंट आपका सिनर्जिक बॉन्डिंग का बनता है। जल्दी से रीड करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं नॉमेनक्लेचर के, ताकि चीजों को हम लोग कंप्लीट कर सकें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एग्जांपल्स को। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जांपल लेकर चलें, हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसमें से मैं एक लेकर चल रहा हूं। तो यहां पर मान लीजिए टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड दे रखा है। तो आपने और कुछ भी नहीं करना, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आपने मेटल को लिखना है कोबाल्ट यानी CO। उसके बाद ट्राइअमीन यानी कितने 3, डाई एक्वा यानी कितने 2, और बाहर क्लोराइड। इन नाम से पहले कुछ लिखा होता तो वो कैटायन होता, लास्ट में लिखा है तो वो एनायन है। अभी मुझे इनके नंबर्स नहीं पता, मैं यहां पर X लिख लेता हूं और यहां पर Y लिख लेता हूं, क्योंकि नंबर चाहिए। नंबर चाहिए के लिए मुझे इसके ऊपर चार्ज चाहिए होगा, क्योंकि इसका चार्ज तो मुझे पता -1 होता है। इसका चार्ज निकालने के लिए कोबाल्ट है +3, आप है 0, आप है 0, तो आपके ऊपर चार्ज आ गया +3 का। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 3+ का चार्ज देखता हूं और Cl के ऊपर -1 का, क्रिस क्रॉस लगाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट पे 1 आ गया, Cl3 हो गया। तो आप स्पीशीज बन गए CO NH3 होल थ्राइस H2O होल ट्वाइस Cl3। इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिया हो और उसका नाम कैसे लिखना है वो भी देख लेते हैं एक, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई भी चीज की। ये है, चलो पहला ही ले लेते हैं। अब पहले के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट कैटायनिक है, मैं इसके पास आया तो आप हैं हेक्सा अमीन, आप हैं कोबाल्ट, क्योंकि आप पॉजिटिव चार्ज वाले हैं इसलिए कोबाल्ट लिखा, नेगेटिव चार्ज वाले होते कोबाल्टेट लिखता, ब्रैकेट और बाहर क्लोराइड। भाई अंदर होता तो क्लोराइडो होता, ये तो बाहर वाला है, आयन है इसलिए क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, X + 6 of Y + 3 of Z equals to 0, X as it is +0 -3 equals to 0, X equals to +3। तो आपका यहां पर आ गया रोमन 3। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर की बातचीत है। ये चीजें यहां पर होने के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ऐड ऑन करूंगा, अदरवाइज यहां पर थ्योरेटिकली चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की गई है, आप लोगों के लिए ये मॉडल टेस्ट पेपर्स बनाए गए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करने हैं तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट कर सकते हो एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। साथ के साथ अगर आप मेरा कोड लगा दोगे NN50 तो डेफिनेटली आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए देखिए कितने सारे आपके पास मॉक टेस्ट सैंपल पेपर्स मिल रहे हैं वेरी नॉमिनल कॉस्ट पर। जरूर अवेल करिएगा, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए इसको। चलिए अब बात करते हैं D&F ब्लॉक की। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी।
इसमें भी बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं, यहां पर आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज को समझना है। तो डीएनएफ ब्लॉक की अगर हम लोग बातचीत करें तो हम इस पूरे चैप्टर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला डी ब्लॉक, दूसरा एफ ब्लॉक। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इनके साथ बहुत सारी नई चीजें जुड़ती हैं। आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सीखा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम उनमें से 2 ब्लॉक्स की बात करेंगे, डी ब्लॉक की और फिर एफ ब्लॉक की। डी ब्लॉक जो कि सैंडविच्ड है एस और पी के बीच में, जिसकी वजह से आप इसको ट्रांजिशन ब्लॉक भी बोलते हो। साथ के साथ इसमें मेजर ऑफ द एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेनल्टीमेट शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड नजर आए ग्राउंड स्टेट पर या ऑक्सीडेशन स्टेट पर, हम उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑलमोस्ट ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 11 तक के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन ग्रुप 12 के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। बट सिंस दे बिलोंग टू ट्रांजिशन ब्लॉक, इसलिए हम बोल सकते हैं दे आर पार्ट ऑफ ट्रांजिशन ब्लॉक बट आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड पेनल्टीमेट शेल देती है। हमें मेजर फोकस रखना है 3D सीरीज पर, उसके बाद 4D और 5D सीरीज। अब आप बोलते हो सर ये 3D सीरीज क्या है? तो हमारे लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे पहला एलिमेंट अलोंग द पीरियड आपके लिए डी ब्लॉक में आता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D पर आती है। अगर आप पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 3D सीरीज यानी कि 4th पीरियड के अंदर एलिमेंट्स नजर आएंगे जो कि फर्स्ट लेयर माने जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम एंड एंडिंग टिल जिंक। उसके बाद 4D फिर 5D। तो 3D पे हमारा फोकस रहेगा। ये कीवर्ड्स, की पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, यही अल्टीमेटली क्वेश्चन बनेंगे, तो आप एक बार इनको रीड जरूर करिएगा। फाइल ये पक्का दूंगा क्योंकि फाइल के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे आगे हम लोग बात करें तो हम लोग एक एक करके चीजों को जोड़ते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने 3D सीरीज को माइंड में रख के चलना है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात करनी है। अब हमारे लिए हमारे इन एलिमेंट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज को सही ढंग से समझना है और पेपर में मार्क्स स्कोर करने हैं। तो एक पॉइंट को समझिएगा, हमारी प्रॉपर्टीज कुछ सेगमेंट्स पे डिपेंडेंट है। सबसे पहला सेगमेंट है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, दूसरा सेगमेंट है वेकेंट ऑर्बिटल्स इन डी, तीसरा सेगमेंट है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस बच्चे ने इन तीनों सेगमेंट्स को पकड़ लिया, ये चैप्टर चुटकियों में हो जाएगा और अभी आने वाले 45 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर याद भी हो जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। तो अगर हम उन प्रॉपर्टीज की बात करें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट हैं, वो सबसे पहली है मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा है इंपार्टिंग ऑफ कलर, तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, चौथा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, पांचवा मेटालिक स्ट्रेंथ, और फिर 6 की बात करें तो एलॉय फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेकेंट ऑर्बिटल पर, जहां पर वेकेंट ऑर्बिटल पर क्रिस्टल फॉर्मेशन और साथ में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का बनना। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज आएंगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर। तो यहां पर हम एक एक करके जरा चीजों को समझते हैं। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर चीजें देते हैं, ये ध्यान से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। पहले इसको जल्दी से रीड करिए। अब देखिए, सबसे पहले बात हम लोग करें तो मैग्नेटिक मोमेंट की। किसी भी स्पीशीज को हम पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बोल सकते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होंगे जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी ऑर्बिटल्स के अंदर। हमारा फॉर्मूला रहता है म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस 2, जहां म्यू की वैल्यू 0 आएगी डायामैग्नेटिक, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आएगी पैरामैग्नेटिक।
फिर चाहे एलिमेंटल स्टेट पर हो, आयोनिक स्टेट पर हो या कंपाउंड पर हो। यानी मैं Ti की बात करूं, Ti2+ की बात करूं या TiCl2 की बात करूं, मेरे लिए जो Ti है अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पर जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है, मैं बता सकता हूं उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो यहां पर मैंने आपके लिए एनसीईआरटी से ही ये वैल्यूज निकाली है, ये आपको याद होनी चाहिए। यहां से ही पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाई दिस स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक एंड दिस स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक। या बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, या इस स्पीशीज का मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, तो बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सेकेंड पॉइंट, इंपार्टिंग ऑफ कलर्स। कलर्स भी भैया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंडेंट है। जहां नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे, कब 0 हो सकते हैं, या तो D0 पर या D10 पर, तो कलरलेस। वहीं पर D1 या D9 में 1, D2 और D8 में 2 एंड लाइकवाइज जाता है। तो ये सारे के सारे आपके इंपार्टिंग ऑफ कलर्स की बातचीत आती है। ये फिर दोबारा से अगर आपको याद है और कलर्स याद है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट 90% हमें ऐसा लगता है पेपर के अंदर कि क्वेश्चन आएगा ये कलर क्यों दिखाया गया, ना कि ये कलर कौन सा दिखाते हैं। फिर भी आप कलर्स को बिल्कुल माइंड में रखिएगा। निमोनिक्स के हिसाब से CCPBG, VVVBP, YGBGBC, इसको याद रखिए। इसके आगे हम लोग आते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे को यानी इन एलिमेंट्स को एक स्पेशल प्रॉपर्टी देते हैं। वो प्रॉपर्टी है मेटालिक बॉन्डिंग की। जी हां, डी ऑर्बिटल्स में पड़े हुए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टेंडेंसी दिखाते हैं फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अपने जैसे एटम्स के साथ या नियरली सेम साइज के दूसरे एटम्स के साथ। जब अपने जैसे एटम्स के साथ मेटालिक बॉन्डिंग यानी फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी एक दूसरे को पकड़ बढ़ती है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है एंड लाइकवाइज हमें इनको अलग करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा ये फेवर करा जाएगा। तो अगर मेरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा कम, 2 है ज्यादा, 3 है उससे ज्यादा। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनता है हमारा, हायर द मेटालिक बॉन्डिंग हायर विल बी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटम्स को अलग अलग करने के लिए लगने वाली एनर्जी ज्यादा होने लग जाएगी। अब जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी उतना ज्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होने वाला है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन मैंगनीज भैया और उसके पूरे के पूरे जो आपका ग्रुप है उसमें वेरिएशंस आते हैं, पर्टिकुलरली मैंगनीज और टीसी में। क्योंकि इसके बाद एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो जाता है, स्टेरिक रीजंस काम में नहीं आते, इस वजह से W इस रेस में नहीं दिखाई देता। तो मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले हमारा नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है विद एन एक्सेप्शन ऑफ मैंगनीज वाला ग्रुप। ये माइंड में रखना है। सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पर इसी रीजन से बन जाता है। फिर चाहे आपका रीजन में मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्वेश्चन आए, या आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग का क्वेश्चन आए। इसके आगे अगर हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की तो बात कर ही चुके हैं, इससे आगे हम लोग बात करते हैं एलॉय फॉर्मेशन की। तो जब आप एलॉय फॉर्मेशन की बात करते हो तो एलॉय क्या है? एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इन सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट में जो एटम्स हैं अगर उनका एटॉमिक साइज नियरली आसपास है या तकरीबन 1.5 टाइम्स तक है, तो उस टाइम पर 1.5 टाइम्स भी बोलेंगे, 15 से 20% बांध कर चलते हैं, 1.5 टाइम्स तो 50% ज्यादा हो गया, 15 से 20% है तो आपके लिए एलॉय फॉर्म हो जाएगा। कंडीशन एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा, दूसरा उसकी कुछ परसेंटेज में होगा, और वहां पर ये ऐसे ब्रिटल सब्सटेंसेस बनाएंगे जिनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बेटर है, जिनकी कह सकते हैं कंडक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा बढ़िया है। तो ये ऐसे स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस बन गए जो कंपैरेटिवली बेटर हैं यूजुअल मेटल से। कॉमन एग्जांपल इनका मिशमार्स है, और ये भी एलॉयज के ब्रास वगैरह के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर हमने एलॉय फॉर्मेशन की बात करी। इसके बाद हमारे पास जो आती है प्रॉपर्टी वो आती है बिकॉज ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स पर, और वेकेंट ऑर्बिटल्स में हमारे पास ये जितने भी डी ब्लॉक के मेटल्स हैं ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, यानी अपनी सरफेस पर
एक रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि अपने सरफेस पे जोड़ेंगे वेकेंट ऑर्बिटल्स के साथ वो सारे स्पीशीज जुड़कर रिएक्शन कर सकते हैं। हमें ये लिस्ट याद होनी चाहिए। प्लीज जल्दी से इस लिस्ट को देख लीजिए, कोई भी चीज स्किप ना हो आपसे। अब इससे आगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो बेटा हम लोग जब भी किसी भी सॉलिड फॉर्म को या सॉलिड सब्सटेंस को लेते हैं उसके बीच में गैप्स रह जाते हैं, उन गैप्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। उन वॉइड्स में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या ऐसी गैसेस जिनका एटॉमिक साइज बहुत छोटा है वो आकर फिल हो जाती है। क्योंकि वो आकर फिल हुई हम इनको अब कंपाउंड बोलेंगे, लेकिन इनमें इसकी स्टोशियोमेट्रिक तो फिक्स नहीं है, तो दीज आर नॉन स्टोशियोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। They are more brittle, they are more tough, they have more density, but इनकी कोई स्टोशियोमेट्री फिक्स नहीं है, तो ये आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाने की कैपेसिटी दिखाते हैं। यहां तक हमने वो प्रॉपर्टीज की बात करी है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या वेकेंट ऑर्बिटल्स पे डिपेंडेंट है। इसके बाद आपको परफेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद होने चाहिए, वो बिल्कुल भी आपको भूलने नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं एक सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल दूं, फिर इसके बाद वापस आऊंगा इन पे। ओपन कर लो। हाँ, तो स्लाइड के अंदर मैंने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखी हैं। आप ऐसी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो सब की सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद करने का बहुत आसान तरीका रखता हूं आपके लिए। मूविंग लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी इंक्रीज करेंगे। अब जैसे ही आप मैंगनीज के आगे चलते हैं, पेयर्ड होने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये बात को ध्यान रखिएगा, जहां पर आपने 4s खाली करा ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहां आपने 3d खाली करा ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके बिहाफ पर ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, विद टू सर्टेन एक्सेप्शंस। वन इज ऑफ कॉपर विच शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल, एंड वन इज ऑफ स्कैंडियम। इररिस्पेक्टिव 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, वो सीधा +3 दिखाता है। क्यों? D के अंदर अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, तो हमारे लिए ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आपको ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यहीं पर बन जाता है। कैसे बनता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझसे बोला जाता है why Cr2+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्वेश्चन का आंसर है कि Cr2+ की अगर हम Cr की बात करें तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो Cr2+ की ऑक्सीडेशन बहुत आसान है, और इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो सामने वाले की क्या कराएगा? रिडक्शन। और क्योंकि वो सामने वाले की रिडक्शन करवाएगा, इसलिए ये एक्ट करता है एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं? इंपॉर्टेंट है मैंगनीज की +2, जैसे ही +2 आएगा 3d5 हाफ फिल्ड स्टेबल। इसी तरीके से क्रोमियम की +3, यहां पर भैया स्प्लिटिंग होती है, याद रखिएगा, और स्प्लिटिंग के अंदर ये आपको T2G हाफ फिल्ड देता है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, माइंड में रखना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर आपको याद हैं तो आप रिडक्शन पोटेंशियल्स को भी याद रख सकते हैं, जहां पर +2 और 0 के कंपैरिजंस भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर हम इस ग्राफ पर आए एक सेकंड के लिए, तो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साफ साफ बताती है E0 ऑफ 2+/0 में सिर्फ इकलौता कॉपर है जो पॉजिटिव दिखा रहा है वैल्यू, बाकी सब नेगेटिव दिखा रहे हैं। तो उसका रीजन यहां पर लिखा है, ध्यान से रीड करते हैं। द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग पॉजिटिव EV अकाउंट्स फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स। Only oxidizing acids like nitric and hot concentrated sulfuric acids react with copper, the acids being reduced. The high energy to transform copper to copper 2+ is not balanced by its hydration enthalpy. तो भैया E0 हाई होने का मतलब है हमारी ये जो सी
ऑक्सीडेशन स्टेट पे आने वाली यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी हाई है, और जिसकी हाई होगी, जिसके लिए वहां पर पहुंचना कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली मुश्किल होगा, वहां पर ऐसा केस बनने वाला है। तो ये सारी की सारी बातचीत इसकी है। इवन 3+/2+ की भी बातचीत ये है। तो यहां पर इतनी बातचीत होने के बाद हम लोग अब आगे ऑक्साइड्स और हैलाइड्स पर आते हैं। ध्यान से बात को समझना, जितनी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी हैं उन पे कंपैरेटिवली ऑक्साइड्स और हैलाइड्स बन सकते हैं। ऑक्साइड्स फिर भी प्रोमिनेंटली बनते हैं, हैलाइड्स का बनना थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हमें घेरेंगे उतनी ज्यादा रिपल्शंस बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा रिपल्शंस बढ़ेंगी उतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी भी आएगी। तो यहां पर हमें ये पॉइंट्स को जरा रीड करना है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन TiX4, VF5, CrF6। The +7 state of Mn is not represented in simple halides, क्योंकि भाई 7 एटम सामने सामने होंगे तो रिपल्शन बहुत बढ़ेगी। बट MnO3F is known beyond Mn no metal has trihalide except FeX3 and COX3। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम कोबाल्ट के ऊपर बातचीत के बाद आते हैं कॉपर के ऊपर, जहां पर कॉपर के बारे में भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंटली माइंड में रखनी पड़ती है। कॉपर के साथ, क्योंकि कॉपर डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है, यह हमें माइंड में रखना है। इसके साथ साथ उसकी स्टेबिलिटी इन एक्वस स्टेट, यह हमें माइंड में रखना है। तो ये रिएक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड कर रहे हैं जल्दी से, चलिए। इसके बाद अगर हम लोग चीजों को देखें तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कंपाउंड्स। पेपर में पक्का पूछे जाते हैं कंपाउंड्स, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में रिएक्शन बिल्कुल इंपॉर्टेंटली माइंड में रखिएगा। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके लिए स्क्रीन छोड़ रहा हूं, जल्दी से देख लीजिए। इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, वो है इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि ये प्रोसेस डायरेक्टली ABCD टाइप में बनकर आ सकता है। इसको आगे लेकर चलूं तो यहां से प्रोसेस अभी आप देख रहे हो कंप्लीट होगा, और फिर कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके माइंड में बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये इसके बाद कुछ आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड बातें हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपको पक्का श्योरिटी में पता होना चाहिए। इसके बाद क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन, जहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को पोजेस या फॉलो किया जाता है, यहां पर रिपल्शंस रहती हैं। इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो तो पोटेशियम परमैंगनेट की 2 प्रिपरेशंस हैं, इनको भी माइंड में रखना है, इनको ऑब्जर्व करिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहां से इसका। और फिर इसकी कुछ रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में एक शॉर्ट चीज सिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बेनिफिट रहे। भैया जब भी हम लोग बात कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर अगर हम बात करते हैं एसिडिक मीडियम की, तो देखो MnO4 चार्ज माइनस हर बार आपको कन्वर्ट होते हुए दिखाई देगा Mn2+ में, साफ साफ दिख रहा है। और वहीं पर जब आप बात करेंगे इसकी एल्कलाइन मीडियम की, तो उसकी भी बात करूंगा, पहले यहां पर देख लो। देखा, अब वहीं पर इससे आगे अगर हम लोग एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर MnO4 चार्ज माइनस कन्वर्ट होता है MnO2 में। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में जरूर होने चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट देकर आपको प्रोडक्ट बनाने को बोला जा सकता है। तो इस चीज को बिल्कुल जरूरी माइंड में रखिएगा। इसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लीज उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपकी एनालिटिकल अप्रोच को पूरी तरह से सही ढंग से टेस्ट किया जा सके। तो इसके क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे, और साथ में मेरा कोड लगा लेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एक्टिनॉइड्स की। एक्टिनॉइड्स बड़े सिंप्लीफाइड है, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए।
लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स दोनों की ही बात कर रहे हैं, जहां पर लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लैंथेनॉइड्स 4f सीरीज होते हैं और एक्टिनॉइड्स 5f सीरीज होते हैं। तो 4f और 5f का साइज में डिफरेंस है, जिसकी वजह से मेजर डिफरेंस आता है सबसे पहला इनकी स्टेबिलिटी का, इनकी रेडियो एक्टिवनेस का, इसके साथ साथ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? देखो, डी ब्लॉक के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो बहुत ज्यादा एटॉमिक साइज डिक्रीज नहीं करता, लेकिन जब आप लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में आते हो फिर दोबारा से साइज डिक्रीज करता है, और इस डिक्रीज होने वाले साइज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। जहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस में 4f सीरीज में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, एक्टिनॉइड में 5f में होता है, और जब 5f में होता है तो इट इज क्लोजर टू द आउटर मोस्ट शेल, जिसकी वजह से उसकी जो कंट्रैक्शन है उसका इफेक्टिवनेस में वेरिएशन आता है। अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। मेजरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलेगी, लेकिन कुछ टिपिकल चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे सीई के बारे में यानी सीरियम के बारे में या ये टर्बियम के बारे में। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली ये पेज बहुत हेल्प करने वाला है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सेम गोज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की मैंने आपके सामने ऑलरेडी बात कर दी है। इसी तरीके से कैसे एक्टिनॉइड्स की बात करते हुए सेम बातचीत चल रही है। इसका ये वाला पेज दोबारा से इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा आंसर आप नहीं दे सकते हो, लैंथेनॉइड्स में तो फिर भी दिया जा सकता है। तो यहां पर ये आपके लिए पॉइंट रहता है। इसके बाद इनके डिफरेंस के पॉइंट्स, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहते हैं। तो यहां पर इस चीज की बात अप्रोप्रिएटली कंप्लीट होती है। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स और कह सकते हैं आपका डीएनएफ कंप्लीट कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा नटशेल रहेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक करके लैंग्वेज को समझिएगा। मैंने आप लोगों के लिए इस फाइल में क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में लगाए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को प्रिसाइज लैंग्वेज समझ में आए, और पेपर में ऐसे ही लैंग्वेज लिखनी भी है। जहां जहां मेरे समझाने की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं बातचीत आप लोगों के साथ करूंगा। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, why are Mn2+ compounds more stable than Fe2+ towards oxidation to their +3 oxidation state? तो यहां पर मैंगनीज की +2 और Fe की +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी है। द मोमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो आपको समझ में आता है कि Mn2+ के अंदर 3d5, लेकिन वहीं पर Fe2+ में 3d6 है। ये हाफ फिल्ड है, लेकिन ये हाफ फिल्ड नहीं है। तो ये चाहेगा जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना, लेकिन ये नहीं चाहेगा। तो उस बिहाफ पे आपके लिए ये सारी की सारी लैंग्वेज बन जाती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में पूछा जा सकता है। लैंग्वेज को जल्दी से देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग अप्रोच करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने बार बार टेबल के ऊपर काफी जोर दिया था जब मैंने आपके साथ क्लास में बात करी थी। ये टेबल के साथ ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, और इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन देखो क्या बना है। क्वेश्चन कहता है, विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रिक्वेंटली एंड व्हाई? पूरा टेबल देखा, हमारे सामने आंसर है कि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। उसके बाद calculate the number of unpaired electrons in the following gaseous ions Mn3+, Cr3+, V3+, Ti3+, and which one of these is most stable in aqueous solution? तो आपने सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए। तो हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर इज द पैरामैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन वहीं पर अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो हमारा पैरामैग्नेटिज्म कम होने लग जाएगा। 0 होंगे तो हम डायमैग्नेटिक होंगे। तो उसी के बिहाफ पर यह बातचीत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, तो ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। और अच्छा, ये तो एक ही क्वेश्चन है, अगला वाला सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्सेस? देखो, हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू देकर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जा सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर
मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जा सकता है। तो हमने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में यूज करके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ बता सकते हैं कि ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रीफ लुक में देख सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे लिए पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, फिर चाहे रीजन असर्शन क्यों ना बने। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यही प्रॉपर्टीज में चल रहा है, देख लो। हाँ, इसके बाद अटेम्प्ट एनी 5, ये क्वेश्चन पेपर में दिल्ली 2024 में आया है। आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देखिएगा। व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर हम लोग देखें तो जिंक का कंप्लीटली फिल्ड 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बढ़ाया था अभी। उसके बाद व्हाई इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम लोअर देन दैट ऑफ जिंक, वो भी चीज के बारे में बातचीत करी, तो सारी बातचीत हमने करी है। why are transition elements good catalyst, तो भैया कैटलिस्ट इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं, अपने सरफेस पे कैटालिसिस का फिनोमिना करवा लेते हैं। उसके बाद ये कंपाउंड्स दिखाई दिए, क्लियर है। तो यहां पर इसके बाद इवन ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पर, या ये देखो आपकी पूरी की पूरी एक बैलेंस्ड इक्वेशन मांगी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपके पास फिर दोबारा से इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अनस्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, सारा का सारा थ्योरी से चल रहा है। मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक ट्रिक बताया था कि कोई स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा तब होगा जब खुद ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा तब होगा जब वो रिड्यूस होगा। तो उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये सारी की सारी बातचीत दिख रही है, देख लीजिए जल्दी से क्वेश्चंस को। बहुत सारा सेट ऑफ क्वेश्चन काफी अच्छा है आपके पास। बार बार देखो कैटालिटिक एजेंट के ऊपर बातचीत चल रही है। मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, या इन कंपाउंड्स में लो मेल्टिंग पॉइंट, भैया क्यों, क्योंकि इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग नहीं होती। इसके बाद इनका कलर की बात आई, रिड्यूसिंग एजेंट की बात आई, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ऑल इंडिया 2020, दिल्ली 2020 में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो मैंने आपको बोला था ना कि मेरे को कंपाउंड की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, पेपर में पूछी जा सकती है। दिल्ली 2019 का क्वेश्चन है आपके सामने, जहां पर बातचीत की गई है पूरे कंपाउंड की प्रिपरेशन की, और फिर आपको रिएक्शंस लिखने को बोल दिया गया। तो देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, क्लियर है। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट स्क्रॉल करता हूं, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो जब दोबारा से वीडियो को पॉज करोगे तो आराम से रीड कर सकते हो। इसलिए रिकॉर्डिंग बेटर रहती है चीजों को रिवाइज एंड रिकॉल करने के लिए। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट। आंसर है 2+ वाले सारे नेगेटिव हैं, सिर्फ कॉपर का प्लस है क्योंकि वो हाइट आपके लिबरेशन नहीं कर पाता है उसके बेसिस पे, और जेन्युइनली उसकी फर्स्ट और सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफी हाई होती है। इसके बाद रीजंस दिल्ली 2018, दिल्ली 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए जल्दी से। अब ये 2017 के क्वेश्चंस। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक, वेयर एज हाईएस्ट ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक और एसिडिक। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने हैं, देखिए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। E0 वैल्यू ऑफ Mn3+/Mn2+ कपल इज हाई पॉजिटिव एज कंपेयर टू Cr3+/Cr2+। तो भैया सारी की सारी कहानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे आएगी। सेकंड से थर्ड जाने का यह मतलब है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाई तो वैल्यू हाई, कम तो वैल्यू कम, उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन आपको पता होने चाहिए। आप इसमें सारे आंसर्स लिख सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू, मैंने कॉपर का एग्जांपल लिया था वो लिखिएगा, ये वाला आंसर अगर आपको याद नहीं रहता है तो। अदरवाइज आपके पास बाकी पॉइंट्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज क्वाइट हाई। There is a close symmetry in physical and chemical properties of 4D and 5D series. The members in the actinide series exhibit large number of oxidation states than the corresponding members of lanthanoid series.
और इनके आंसर्स पढ़ें तो दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग एज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल यही बात करी है हमने। इसके बाद 5D और 4D सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके अंदर जो सी कॉन्ट्रैक्शन की बातचीत शुरू हो जाती है, उसी के बेसिस पे बातचीत आ रही है। और फिर एक्टिनॉइड्स की लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वेरिएबल इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज्यादा बल्कियर स्पीशीज हैं, उनके प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ज्यादा है। इसके बाद सेम इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी आपकी केमिकल रिएक्शंस, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था भैया पेपर में दिखाई देगी, दो रिएक्शंस बार बार बोल रहा हूं, इनको याद जरूर रखिएगा। क्लियर है? इसके बाद सेम बातचीत कंपाउंड के ऊपर, फिर दोबारा से क्वेश्चन आपके पास पेपर में पूछा जा सकता है। इसके आगे व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट बाय द लैंथोनाइड्स। तो भैया +3 तो देता ही देता है, कुछ +2 और कुछ +4 भी देते हैं। वाटर एलॉयज पता होना चाहिए। इसके बाद नेम द मेंबर ऑफ द लैंथोनाइड सीरीज विच एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सीरियम को याद रखिएगा, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो स्मेरियम को याद रखिएगा। बाकी आपको पता होने चाहिए। देख लीजिए जल्दी से। फिर दोबारा से दिल्ली 2022, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पास हैं पेपर में क्वेश्चन की वेटेज अच्छी बनती है। देखो पता क्या है, टीचर क्या बोलता है कि भैया पेपर ना पुराने 15 साल के करते हुए और पहले वाले रिपीट होते हैं, लेकिन आप ये भूल चुके हो कि 2021 से पेपर एनालिटिकल की तरफ ज्यादा मूव कर गया है। तो देयर इज अ न्यू एरा विच हैज बीन कमिंग फ्रॉम 2020-21। तो भैया 26 के अंदर 21-22 का बहुत रोल होने वाला है, ये एक्सपीरियंस कहता है। पिछली बार का पेपर एग्जैक्टली मैंने 12 से 13 क्वेश्चंस एज इट इज करवाए थे, और जब यहां पर लाइव क्लास लूंगा ना तो आपके पास क्वेश्चंस जो करवाए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और साथ के साथ जो मॉक टेस्ट में मेहनत बनाई है ना, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जरूर उस चीज को देखो, उस चीज को ऑब्जर्व करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और भूलना मत NN50, पैसे बचेंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो। हाँ तो यहां पर 3D सीरीज के ऊपर बातचीत है। देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। सिमिलैरिटीज लैंथोनाइड ऑक्टेनॉइड्स की। उसके बाद ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को उसके मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे देखें, क्वेश्चन को जरा ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन कहता है राइट द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैंथोनाइड। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है विच इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथोनाइड, भैया +3। उसके बाद नेम द मेंबर ऑफ द लैंथोनाइड सीरीज विच इज वेल नोन फॉर +4, बार बार याद करवा रहा हूं। नेम द लैंथोनाइड एलिमेंट विच एग्जिबिट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बिसाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। जनरल, बार बार वही सवाल, वही क्वेश्चन, वही जवाब चल रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब क्वेश्चन थोड़े से हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के। तो सबसे पहले देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन को पकड़िएगा यार, टाइप ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट मारता है। ऐसा नहीं है कि एज इट इज का एज इट इज क्वेश्चन दे दिया, हालांकि केमिस्ट्री तो एज इट इज का क्वेश्चन देती है, लेकिन फिर भी टाइप ऑफ क्वेश्चन की बातचीत चल रही है। बार बार थ्योरी पे गौर करने को बोल रहा हूं, डी एंड एफ की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में दिखाई देंगे क्वेश्चंस। चलिए, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स दिस। तो भैया एक हम, दो तुम, टोटल कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3। देखो वर्नर्स थ्योरी बात करी थी ना, तुमसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो सबका सब समान कोऑर्डिनेट कंपाउंड का है, बाहर कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑन रिएक्शन विद AgNO3। तो भैया AgNO3 के साथ रिएक्ट करके वो कंपाउंड देगा जिसके बाहर Cl लगा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, उसकी बात की गई। When a coordination compound CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated per mole। देखो सारे क्वेश्चन आपको वर्नर के दिख रहे हैं भैया, इससे बाहर इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए जल्दी से, चलिए, व्हाट इज मेंट बाय चिलेट इफेक्ट, बड़ी बार पूछा जाता है।
दिल्ली 2025 का क्वेश्चन है। चिलेट में जब हम लोग जनरली दो जगह से पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि रिंग बन जाए, इसको चिलेशन बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। तो जितने भी डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं उनकी बात हो रही है। डेल्टिसिटी का क्वेश्चन भी यहां पर है और अरेंज करने को बोला गया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर, तो जितने आयंस उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा। नेक्स्ट, ये हमने पहले भी बिगनिंग में डिस्कस कर लिया था, आयुपेक नेम, इसलिए वैसे देख लीजिएगा, रिवाइज करने के लिए अच्छा है, माइंड में रखिएगा। नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है। इसके बाद फिर दोबारा से आप देखो खुद नॉमेनक्लेचर, दिल्ली 2015, 15, 15, 15, ठीक है। तो आई होप इसके आंसर्स आप लेके चल सकते हैं। तभी मैंने आंसर साथ में रखे हैं ताकि भैया जब आप मेरे साथ बैठकर ये वीडियो देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि आप पॉज मारिए, पॉज मारने के बाद क्वेश्चन को देखिए, खुद ट्राई करिए, जहां पर अटकिए वहां पर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, क्योंकि मैं आपके साथ बेशक एक वीडियो दे रहा हूं 2 से 2.5 घंटे की, लेकिन मैं इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके लिए सातों के सातों दिन अवेलेबल रहूंगा। हो सकता है आपने जब मुझे क्वेश्चंस दिए, आपने मुझे जब टॉपिक बोला कि ये सर समझा दो, तो वी आर गोइंग टू कलेक्ट ऑल दोज कमेंट्स एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर वन शॉट लाइव वीडियो फॉर यू। मैं यहां पर 2 से 3 बार लाइव आऊंगा, मुझे 2 से 3 से ज्यादा जरूरत नहीं है आपके साथ लाइव बैठने की, क्योंकि जो वीडियो मैं यहां पर कंटेंट दे रहा हूं, अगर आपने प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया, क्वेश्चंस कर लिया, यहीं से क्वेश्चन दिखाई देगा। चलिए, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्ट एज अ लीगेंड। लीगेंड होने के लिए भैया ल्यूइस बेस होना बहुत जरूरी है, तो चेक कर सकते हैं हम लोग। आयुपेक नेम की फिर दोबारा से बातचीत आ गई, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो भैया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, बोला मैंने, बार बार बोला, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। चलिए, इसके बाद डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। वीबीटी आ गया भैया, पूरा का पूरा जैसे सिखाया है वैसे के वैसे बनेगा, आपको बातचीत मिलेगी। प्लीज, स्ट्रॉन्ग लीगेंड पेयरिंग करवाएगा तो डी पहले लगेगा, वीक लीगेंड आएगा तो डी बाद में लगेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, बाय अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O whole 6 is green while solution of NiCN4 charge 2- is colorless। तो भैया हिंट मान लेना, कलरलेस होने का रीजन है हमारे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कलर्ड होने का रीजन है हमारे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। साफ साफ बात है, ये बात को ध्यान से समझ लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा, वरना फिजिक्स ने जैसा भी आपको दिखाया, चाहे खुशी दी, चाहे दुखी दी, चाहे औकात दिखाई, चाहे क्या किया, केमिस्ट्री रुला देगा। इसलिए नहीं रुलाएगा पेपर डिफिकल्ट आएगा, बल्कि इसलिए रुलाएगा आता हुआ भी लिखा नहीं जाएगा। इसलिए प्लीज आंसर्स को देखते हुए। नेक्स्ट, why is NiCl4 charge 2- is paramagnetic while NiCN4 charge 2- is diamagnetic। भैया तुमने पूरा का पूरा वीबीटी बनाया, हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हम डायमैग्नेटिक, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हम पैरामैग्नेटिक। सेम बातचीत चल रही है पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, सेम बातचीत for a complex FeCN6 charge 3-, write the hybridization type, magnetic character and spin। फिर दोबारा से वीबीटी का क्वेश्चन भैया, रिक्वेस्ट है वर्नर, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, वीबीटी, सीएफटी, क्वेश्चन बनेगा, कुछ तो बनेगा, कम से कम 2 चीजों का तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए छोटा सा चैप्टर है यार, पूरी की पूरी वन शॉट देखना बहुत जरूरी है। आगे, अब यहां से व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। तो भैया एनर्जी कम तो आपकी पेयरिंग नहीं होगी, और एनर्जी ज्यादा तो पेयरिंग होगी। उसी के फंडामेंटल पे बातचीत है। एक ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन माइंड में आ रहा है,
आपको CFSE की वैल्यू दी हुई है सपोज 400 और बोला गया यहां पर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, बताइए डेल्टा टी की वैल्यू क्या है। तो बच्चा ना भागा दौड़ी में ये रिलेशन भूल जाता है, इस पर आंसर है। इसके बाद राइट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, हाउ द मैग्नीट्यूड इज डिसाइडेड, ये सारा का सारा पॉइंट। फिर दोबारा से इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनने के प्रॉपर चांसेस। मन कह रहा है यार इसमें से आएगा। चलिए, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन। भाई पेयरिंग होती नहीं है ना टेट्राहेड्रल में, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड ही रहेगा, तो लो स्पिन थोड़ी होगा, हाई स्पिन होने वाला ना। और उसी तरह से CO इज इजिली ऑक्सीडाइज टू CO3+ इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो भैया उसका सिंपल सा है कि वो कंपाउंड बनाने की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेम स्प्लिटिंग पर देखिए, ऑल इंडिया 2014, इतना बड़ा तो आंसर में क्वेश्चन नहीं आएगा पूरा को पूरा एक्सप्लेन करने को, लेकिन टिपिकल पॉइंट्स आ सकता है। और कलर जरूर याद रखिएगा, कलर बताए हैं मैंने, ठीक है ना, धोखा मत दीजिएगा। चलिए, मेटल कार्बोनाइल सिनर्जिक बॉन्डिंग, करवाई हुई बातचीत, इंपॉर्टेंट बातचीत, देखने वाली बातचीत। ये भी सेम चीज देखो, सिनर्जिक पे 2 बार बातचीत हो रखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है ये क्वेश्चंस को जरूर लेकर चलिएगा। पूरा का पूरा बुक 1 का मैं आपके साथ लेकर आऊंगा, 1 शॉट लाइव क्लास जरूर अटेंड करिएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन और इंपैक्टफुल क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। कह सकते हैं यार मेरे साथ अगर जुड़े हो, इस चैनल पर अगर जुड़े हो, तो सिर्फ 5 चीजें को ऊपर फॉलो कर लेना, दी हुई 1 शॉट्स, करवाए हुए क्वेश्चंस, आपकी लाइव क्लास, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर पड़े हुए मॉक टेस्ट, और मेरी तरफ से विशेस। पक्का आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। ऑल द बेस्ट। साथ में रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज आप लोगों के लिए है, आप लोगों के फेवर के लिए, और ये चैनल ही आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के मोस्ट पॉपुलर भैया दीदी इसी चैनल पर आप लोगों को मिल रहे हैं।